यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी का आज दौरा किया और करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और राम मंदिर का जिक्र करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी। पीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और नारी सुरक्षा, युवाओं, परिवारवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा है। पीएम मोदी जब जब काशी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देकर काशी के विकास को नई गति देते हैं। दो टोक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बयानबाजी सुन रहे हैं। देखिए, चुनाव का और विकास का दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। चुनाव का विकास से कोई लेना देना नहीं। इतने बड़े देश, इतने सारे प्रदेश, हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होता रहेगा, लेकिन विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास और काशी का तो खास करके विकास, आप देखे होंगे कि कितनी बदल गई है काशी। ये तो काशी के लोगों से पूछिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तो विरोध करेंगे ही, कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन ये अपना विकास नहीं है, सबका विकास है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज वो बनारस के दौरे पे हैं, तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को, योगी जी को बखूबी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, इसको भी प्रदेश की जनता और देश की जनता बखूबी समझ चुकी। वो जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से पीडीए के खिलाफ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उससे, और ये जो वाराणसी में जो डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका सीधा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट है। जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया गया। कुछ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, कुछ दूसरे राज्यों से भी जुड़ी हुई हैं। और अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया 10 साल में, तो देखिए उन्होंने तो पूरा चेंज कर दिया लोगों की सोचने का तरीका। गांव की जो समस्याएं, संपर्क मार्ग की, बिजली की और तमाम ऐसे इश्यूज होते थे, जिनको छोटे छोटे मामले जिनको लेके लोग आंदोलित होते थे, पिछले 10 साल में ये सारी चीजें खत्म हो गई। गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। एक किसान आंदोलन वो चलता है, उसका तो अलग ही इशू है, वो कोई मतलब ही नहीं है, वो समृद्धि से जुड़ा हुआ मसला है, बड़े किसानों का है। और चलिए आज की बहस क्यों, सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को धार उपचुनाव में क्या होगी नैया पार। दूसरा सवाल, काशी को सौगात, उपचुनाव की पीछे विस्तार। इसके अलावा पीएम मोदी का दम, उपचुनाव में विपक्ष होगा बेदम। बीजेपी का प्लान, पीएम मोदी ने किया ऐलान। इसके अलावा यूपी में विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी का दांव लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दौरे भी किए जा रहे हैं, सौगातें भी दी जा रही हैं। इसका कितना असर उपचुनाव पर होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पीएम का वार परिवारवाद पर कड़ा रहा, लगातार परिवारवाद पर भी वो जमकर निशाना साध रहे हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अरविंद जयतिलक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले कई बड़ी सौगातें प्रदेश को, अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों को वो दे रहे हैं, कितना असर उपचुनाव में इसका देखने को मिलेगा? हालांकि चुनाव के वक्त विकास की तमाम सारी बातें भी होती हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है तो वहां पर जातिवाद एक तरह से हावी हो जाता है। लेकिन कितना असर प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नैतिक हार थी, 1,52,000 से बमुश्किल से जीते, अगर प्रशासन और शासन मदद न करता तो हार और भी कठिन थी। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री की आप बहुचर्चित कथित विकास की बात करते हैं, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन किसी शहर का विकास उसकी संस्कृति, सभ्यता और उसके सामाजिक परिवेश में होता है। थोड़ा 2-3 चीजें गिनाना चाहता हूँ। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने पूरे देश में लाखों हेक्टेयर भूमि भूदान से लेकर के गरीबों मजलूमों की दी, उस भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जो यहाँ गांधी विरासत थी, सर्व सेवा संघ, 13 एकड़ की जमीन, जो 1960, 61, 70 में उस समय के रेल मिनिस्टर और ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री, जो काशी के गुदड़ी के लाल थे, उनके साथ रजिस्टर्ड बना हुआ, उसको डिमोलिश कर दिया गया। क्या ये विकास है? दूसरी तरफ
मां गंगा को बुलाया था, मां गंगा का सीना छिल करके नहर आज भी बनाने का काम इसी सरकार में हुआ, और आज भी गंगा में अविरलता निर्मलता इतनी है कि 32 नाले गिरते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वहां पे पर्दे लगा दिए जाते हैं। तीसरी बात गिनाना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं, संपूर्णानंद जी जो कि बनारस से उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जो ईमानदारी के सादगी के प्रतीक थे, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। क्या यही किया जा रहा है? ये तो इसी तरह मोदी जी ने किया कि अहमदाबाद में लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम बदल करके उन्होंने अपने नाम से कर लिया, और यहां बनारस के लोगों का इतना बड़ा अपमान कि जो बनारस से पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, संपूर्णानंद जी का अपमान किया गया है कि वो संपूर्णानंद स्टेडियम जिससे तमाम इंटरनेशनल प्लेयर निकले, उस संपूर्णानंद जी का नाम बदल करके वहां पे काशी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या इसको विकास कहा जाए? बनारस के जो लोग इतिहास में दर्ज पुरुष थे, चाहे संपूर्णानंद जी की बात करूं, चाहे विनोबा भाई की बात करूं, और तीसरी तरफ बीएचयू की बात, आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा की बात, बीएचयू के जिन छात्रों ने, एक मिनट, बीएचयू के जिन छात्रों ने बीएचयू आईटी से भाजपा आईटी सेल के गैंग रेपिस्टों का विरोध किया था, आपको ख्याल होगा कि विरोध के बाद वो पकड़े गए, उन विरोध के खिलाफ जो छात्र खड़े हुए थे, बीएचयू का एक संघी कुलपति आया हुआ है, उन 1 दर्जन छात्रों को निलंबित कर दिया। किस तरह से प्रधानमंत्री जी बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ की बात करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। संजीव, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी इमारत का नाम किसी महापुरुष के ऊपर रख देने से विकास नहीं हो जाता, आज अगर वहां पर विकास हुआ होगा था, सेगरा स्टेडियम की बात कर रहे हैं आप, जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले बनना चाहिए था, आप बोल रहे हैं कि नाम बदल दिया गया, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास तो नहीं हुआ ना, जो सुविधाएं वहां के छात्रों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी ना। नहीं है। देखिए एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों ने एक सांसद नहीं चुना। आज बीएचयू के ऊपर बोझ है, इन्हीं के 2022 का जो मैनिफेस्टो उठा के भाजपा के प्रवक्ता पढ़ लेंगे, कहा था कि वाराणसी में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बनवाएंगे। आज एक विश्वविद्यालय बन जाता तो बीएचयू के ऊपर लोड कम हो जाता। आज एक बीएचयू जैसा बड़ा हॉस्पिटल बन जाता तो 4 राज्यों का, अगल बगल के 1 दर्जन जिलों का जो बोझ सरता वो कर, और एक सरकारी कारखाना नहीं, डीरेका जैसा कारखाना केवल नाम प्रधानमंत्री जी ने बदला, उसका नाम बरेका कर दिया। क्या ये विकास है? तब तो बनारस का नाम आप इंग्लैंड कर दीजिए, लंदन कर दीजिए। ठीक है, चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे और परिवारवाद पर और विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, तमाम सारी सौगातें भी काशी को दी हैं, ऐसे में उपचुनाव से पहले इतनी बड़ी सौगातों का कितना असर उपचुनाव पर पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेश में घूमने वाले शख्स हैं, ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। दूसरी बात, ये काशी के दौरे पे केवल उपचुनाव को देखते हुए आए हैं, जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है। और काशी के जनता को दिया क्या इन्होंने, अगर आप देखो, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको याद होगा जब सपा शासन में जो है बरमुड़ा नदी का कॉरिडोर बना, आपको याद होगा सपा शासन के समय ही जो है आउटर रिंग रोड का काम हुआ। आपको याद होगा जो अपना जो ये विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर जो समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकाल में जो है उस आसपास के एरिया को चौड़ीकरण करने का काम किया, सकरी गलियों को चौड़ा करने का काम किया गया, शहर को सुंदरीकरण करने का काम किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने क्योटो तो 10 साल पहले ही बना दिया था। आपको याद होगा जब 2015 में प्रधानमंत्री जी की जापान की यात्रा थी तो उन्होंने काशी को क्योटो बना दिया था, और क्योटो खूब चिल्लाया गया, पूरा दुनिया में हल्ला हुआ कि अब काशी क्योटो हो जाएगा, क्योटो हो जाएगा। और आज अगर आप देखो, जो भी सरकारी प्रोजेक्ट सपा के शासन के द्वारा बनाए गए थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है आज आधार में लटके हुए हैं, चाहे वो अमूल का प्लांट हो, चाहे पराग का भी प्लांट हो, चाहे अगर वाराणसी को जो है एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो, सबको इन्होंने, चाहे हम लोगों ने, आपको याद होगा मेट्रो का डीपीआर तैयार कर दिया था, लेकिन आज तक वो मेट्रो स्टार्ट नहीं हो पाई। ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग, डबल ट्रिपल इंजन वाले, केवल जुमलेबाजी करने में मस्त है। और आज उसी वाराणसी के अंदर आपको याद होगा बीएचयू आईटी के 3 दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के जो बीएचयू आईटी के थे, और बीएचयू आईटी की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, और यही पुलिस, बाबा की पुलिस, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब विपक्ष की ताकत ने पूरी आवाज लगाई और हमारी बहनें लगातार धरने पे बैठी, तब जाकर के उन दरिंदों के खिलाफ एफआईआर हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद
उनके घर बुलडोजर नहीं चला, उनके खिलाफ उस लेवल की कार्रवाई नहीं हुई जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनका बुलडोजर फटाफट पहुंच जाता है, जैसे कि बहराइच में आपने देखा होगा, बिना वजह घर गिराए जा रहे हैं। एसएन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जनता जान चुकी है। प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे जवाब ले लेते हैं। चंचल जी, एसएन सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। एसएन सिंह जी, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मित्र अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बचा क्या है गाली देने के अलावा, और क्या कर सकते हैं। खूब गाली दीजिए, आपने सारा काम किया और आपके ही चैनल पर वो कह रहे हैं, लेकिन हम जो छोड़ गए वो पूरा नहीं हुआ, मतलब कुछ किए नहीं थे। अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है। 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल के आए, काशी की बात कर रहे हैं। भाई, वो सकरी गलियां आज नहीं रही, घाटों का कायाकल्प हो गया, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया। जो आप देखते थे कि वहां पे खुले तार होते थे, वो सारे तार हट गए। पूरी काशी में जो है 24 घंटे बिजली देने का कार्य, और एक दर्द बढ़ाने वाला भी कार्य किया गया। जब काशी का कॉरिडोर बना ना, तो ऐसे लोगों को दर्द होने लगा जो काशी को ढक देते थे। एहसन सर, चंचल जी कह रहे हैं ये सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी सरकार में ही हो गई थी, सड़कों का चौड़ीकरण और वहां का विकास। समाजवादी पार्टी की एक ही योजना थी, वो काशी में भी लागू था, तुष्टीकरण। आप देखे होंगे ना, काशी में जो विस्फोट कराया था वो विशेष धर्म का था, और जब विशेष धर्म के लोगों को देखे तो उसको छोड़ने का कार्य किए, जो बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे उसको गिरफ्तार किया गया और उसको सजा सुनाई गई। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लोग ही सारा काम किए। जानते कौन कौन काम किए? हत्या का काम किए, अपहरण का काम किए, जातिवाद का काम किए, तुष्टीकरण का काम किए, भानुमावती जी के साथ गुंडई का काम किए। और कांग्रेस के लोग तो आग में घी डालने का कार्य किए। और काम कौन करते हैं भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं की तो संपूर्ण भारत की जनता वो भारतीय जनता पार्टी। संजीव जी कुछ दिखा रहे, आएंगे आपके पास। संजीव जी बताएं, तकलीफ जाती है, थोड़ा हो रहा है। इस चीज को देख लें कि अभी ये मात्र अभी बन गया, नहीं तो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई है, ये प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, और काशी को ढक दिए कि नहीं वो मंदिर न दिखने पाए। आप बताइए, 91 में किसकी सरकार थी जो सिंगार गौरी के पूजा को प्रतिबंधित कर दिया, जो ये कहा कि नहीं, जैसे आपको कहा जाए एक दिन भोजन करिए, एक दिन शयन करिए, इसी तरह ये हुआ कि नहीं आप एक दिन ही पूजा कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अरे हत्या, अपहरण, दुष्कर्म वाला कार्य निश्चित तौर पे आपने किया। 700 दंगे आपने जरूर किया। आपने जो पिता के साथ किया वही चाचा के साथ किया। वही अभी देखिए, उपचुनाव, प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक तरह से कहें तो हिंदुत्व को धार दी जा रही, लेकिन तमाम परियोजनाओं की सौगातें भी दी जा रही। लेकिन जो बहराइच में दंगा हुआ, उस दंगे का दाग कैसे छिपाएंगे? बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आज लखनऊ बेंच ने, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस पर रोक भी लगा दी। प्रवक्ता को देखिए, क्या जवाब है दंगे का दाग कौन छुपाता है? दंगे के दाग वो छुपाते हैं जो मथुरा में राम ब्रिज जैसे यादव कांड कराते हैं, जिसमें चाचा संलग्न। दंगे के दाग वो छुपाते हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगा हो जाता है और एक विशेष धर्म को चार्टर प्लेन से बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और संरक्षण की बात करते हैं। दंगे की दाग वो छुपाता है प्रयागराज में जो दिन दहाड़े गोली चला देता है, उसके बाद भी विधायक और सांसद बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में न दंगाई बचता है, न दंगे करने वाले बचते हैं। सबको कानूनी सजा मिलती है, कानून का प्रावधान है। इस नाते तकलीफ हो रही कि हमारा वाला, अरे तुम्हारा वाला कुछ भी करे ऐसी छूट मिलने नहीं है। जो स्पेशल लाइट मिलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, स्पेशल लाइट, मेरा वाला कुछ भी कर दे तो ऐसा तो होगा नहीं। आप देखे होंगे जिस मुख्तार अंसारी के लिए कांग्रेस ने उनको लेकर पंजाब गई कि किसी तरह से उनको बचा लिया, इनको बुलवाएंगे कि बोला जाए धीरेन्द्र जी। ठीक है, एहसन जी कानूनी जवाब ले लेते हैं। आप देखिए ना जी, अतीक अहमद के लिए। ठीक है एहसन जी, जवाब ले लेते हैं। हाँ, सुन लीजिए संजीव जी। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है। बीएचयू में कैग की रिपोर्ट धड़ल्ले से 4.5 सुनने का प्रयास करो यार। एहसन सर आएंगे आपके पास। एहसन सर आएंगे आपके पास। संजीव जी, प्रयास करिए। ये स्थिति है कि ये लोग ये धर्म के नाम पे जो काट की हांडी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अयोध्या हारे, रामपुर हारे, प्रयागराज हारे, नासिक हारे, वैष्णो देवी हारे, ये धर्म के नाम पे हार रहे हैं और इनके पास कोई काट नहीं है, केवल नफरत के एजेंडे के चलने पे। एक प्रधानमंत्री पूरे चुनाव भर जो मुसलमान मीट इतनी बात करता रहा, क्या इसका जवाब था? पूरे देश ने देखा कि जो प्रधानमंत्री मुजरे की बात करता था, एहसन सर मुसलमान की बात करता था। ऐसे में ना आपकी बात समझ में आएगी ना संजीव जी की बात समझ में आएगी। एक एक करके बोलिए। तो मैं बोलता रहूंगा। एहसन सर आएंगे आपके पास, बीच में नहीं।
आपने कहा, बोले नहीं दूंगा भाजपा प्रवक्ता को। उठाया देश में ऐसे लोगों को एहसन सर ऐसे नहीं, आपने स्वीकारा, ये सारा चुप कराइए। एहसन सर अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आएंगे आपके पास, समय दिया आपको बोलने के लिए। संजीव, इसलिए आपको दिखाया, थोड़ा सा धैर्य से सुनने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कैग की रिपोर्ट आती है, बीएचयू में दवा का घोटाला होता है, एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है, इसका टेंडर 18 में खत्म हो जाता है, 4.5 करोड़ रुपए जाते हैं। प्रधानमंत्री आदत पड़ गई है, बोलने नहीं दूंगा, फिर कह रहा हूं। और ये धर्म की एहसन सर बीच में नहीं, हाड़ी नहीं चलेगी। अयोध्या हारे, अयोध्या की जनता ने जवाब दिया, प्रयागराज की जनता ने जवाब दिया, रामपुर की जनता ने जवाब दिया, सीतापुर की जनता ने जवाब दिया, नासिक की जनता ने जवाब दिया, वैष्णो देवी की जनता ने जवाब दिया। ऐसे ही हारोगे जो गंगा को बेच सकते हैं, जो भगवान राम को बेच सकते हैं, जो प्रयागराज में बटब्रिज को बेच सकते हैं, संगम को बेच सकते हैं, उनके लिए यही हाल होगा। ठीक है संजीव जी, आएंगे आपके पास। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सर, क्या सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है? एक तरफ प्रदेश में कई जगहों पर दंगे होते हैं, बुलडोजर कार्रवाई होती है, हाईकोर्ट की तरफ से बुलडोजर पर रोक लगाया जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम सारी सौगातें प्रदेश को दी जा रही हैं। इस वक्त राजनीति का क्या सिनेरियो आपको प्रदेश में दिखाई दे रहा है? 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 सीट पर अभी बाद में होगा चुनाव। धीरेन्द्र जी, देखिए कहावत है कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। अगर चाहे डेवलपमेंट की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है उससे सभी को रूबरू होना चाहिए। यह कह देना कि विगत 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने काशी में, बनारस में कोई काम ही नहीं किया है। अभी मैं डाटा देख रहा था कि लगभग 10 सालों में अकेले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 44,000 करोड़ रुपया जो है बनारस में खर्च की है। अगर हम डबल इंजन की सरकार को जोड़ दें, उत्तर प्रदेश सरकार को जोड़ दें उसमें, तो लगभग जो है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनारस और उसके आसपास क्षेत्रों में काम हुआ है। तो यह बिल्कुल तरह से निराधार है कि वहां पे बनारस में कुछ काम ही नहीं हुआ है। देखिए, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की होती है, लेकिन मैं एक और डाटा देख रहा था कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके संसदीय क्षेत्रों में वो कितना अपना दिए हैं, आप देखेंगे तो वो नमक के बराबर भी नहीं है जितना प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए किया है। पहली चीज। दूसरी चीज यह कि मौजूदा समय में क्या बनारस में जो सौगात प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या उपचुनाव पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड है। विगत 2014 के बाद कुछ अलग से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि राष्ट्रवाद के दम पर या जो है संपूर्णता के आधार पर जो है चुनाव हो, लेकिन कुल मिलाकर के आज की तारीख में चुनाव जो है फिर जातीय गोलबंदी के आसपास जो है मडराने लगी है, और जिसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भुगतना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता है कि जनता जो है उपचुनाव में किसके पक्ष में जाएगी। सभी लोग अपने अपने जो है एजेंडा के आधार पर अपनी बातों को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका इंतजार किया जाना चाहिए कि जो है जनता का मिजाज क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज है, कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर कहीं ना कहीं जो है जो पूरे देश में जो एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, एनकाउंटर को लेकर के जरूर सवाल उठे, लेकिन यह कह देना कि पहली बार उठे हैं। आंकड़ा है कि 2007 से लेकर के 2000 मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान जो है लगभग 499 एनकाउंटर हुए थे, बनिस्बत आज जो है 210 के आसपास आज के अखबारों में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर कोई सरकार गलत एनकाउंटर करती है तो निसंदेह उसके ऊपर जुडिशियरी है और वो उस पर जो अपना हस्तक्षेप भी करता है और गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। ठीक है चंचल जी, चंचल जी। चंचल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी हमारे साथ जुड़े। संजीव जी। जी मैं बोल रहा हूँ। पहली बात प्लीज कि जो ठीक है, ठीक संजीव जी आएंगे आपके पास। चंचल जी की आवाज आ गई, आएंगे। मैं बताऊं, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 1 लाख करोड़ से ऊपर तकरीबन सरकार ने खर्च कर दिए। अरे दोस्त, मुझे बताओ कौन सी फैक्ट्री आ गई, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लग गया, कौन से बड़े अस्पताल बन गए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपने? जो काम सपा शासन में आउटर रिंग रोड का काम हो, चाहे बबुरा नदी का कॉरिडोर हो, ये दोनों सपा शासन में काम हुए थे। इसके अलावा आपको डीपीआर मेट्रो की तैयार हो गई थी, जो अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। अभी चले जाओ, रोडवेज के बगल में इतना कूड़ा कबाड़ा बजबजाता रहता है। अभी मैं पिछले 2-3 महीने पहले गया था, यह हालत है वाराणसी की। और आपको याद होगा, उसी वाराणसी के अंदर
जो फ्लाईओवर बन रहे थे गिर गए, लोग दब के मर गए, उनके परिवार को मुआवजा तक सरकार ने नहीं दिया। ये वही प्रधानमंत्री का आज से 10 साल पहले इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर और पूर्वांचल के कई इलाकों में लोगों की मौत हो जाती थी। सबूत है, उदाहरण है, 10 साल पहले क्या स्थिति थी पूर्वांचल की। नहीं मिल रहे। अरे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जो ढिढोरा पीट रहे थे आप, मैं सुन रहा था। आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी आपने कहा कि नमक मास्क के बराबर और कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। अभी जिस पार्टी का सत्तारूढ़ पे बैठा हुआ विधायक योगेश वर्मा को भाजपाई पीटते हैं, मुख्यमंत्री का सजाती पीटता है, दौड़ा दौड़ा के पीटता है, उसकी FIR लिखने में 6 दिन लग जाते हैं, उसको भटकना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, तब जाके FIR लिखी जाती है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि जब सत्तारूढ़ का विधायक दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा हो और मुख्यमंत्री के सजाती लोग पीट रहे हो, उस प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात चर्चा कर रहे हो। ये तो कहना बेईमानी होगी दोस्त। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, अगर मुख्यमंत्री का सजाती अगर व्यक्ति नहीं रहा होता, कोई यादव होता, मुसलमान होता, पिछड़ा होता, अब तक उससे घर बुलडोजर पहुंच चुका होता। ये बाबा का न्याय है। और आप बात कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, इसी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ मेरे पास भी बोलने के लिए, लेकिन एहसन सर जवाब आपसे। अभी सुन लीजिए ना, धीरेन्द्र जी इनसे पूछिए, इनकी सरकार में एक पत्रकार होता है। समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था का क्या हाल था? चंचल जी, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। एहसन सर, हमारी हत्या हो जाएगी और हत्या हो जाता है। इनकी सरकार में आदरणीय मुलायम सिंह जी जो पिता होते हैं, उनके साथ ये लोग क्या क्या किए सब लोगों ने देखा। इनकी सरकार में 2 दल बन जाता है और अपने ही विधायक और सांसदों की उठाई पिटाई धुनाई किस तरह। ठीक है चंचल जी, जवाब तो ले लीजिए। चंचल जी, यादव करते हैं, सब लोगों ने देखा, ये सब लोगों ने देखा कि एक यादव जाति के लोगों ने किस तरह से दलितों के घर को जलाया। सब लोगों ने देखा कि चंचल यादव की जाति के लोगों ने किस तरह बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा। तो निश्चित तौर पर जो 700 दुष्कर्म की घटनाएं इनकी सरकार में, जो बड़े बड़े दंगे हुए रामपुर में, कानपुर में, मुजफ्फरनगर में, बदायूं में, बुलंदशहर में, बरेली में, सारी घटनाओं में कौन था? इनकी जाति के लोग। और इनसे कहिए कि क्यों ऐसा होता था कि मुख्तार अंसारी किसी राज साहब की हत्या करता था, क्यों ऐसा होता था कि अतीक अहमद किसी हिंदू की ही हत्या करता था। निश्चित तौर पे ये जातिवादी पार्टी, ये क्षेत्रवादी पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये अपना पेट भरने वाली पार्टी 4-4 बार रही राज्य में। इसने किया कि अपने परिवार का पेट भरा। चंचल जी बीच में नहीं आएंगे आपके पास। देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। एहसन सर, चंचल जी का सवाल था कि बीजेपी में बीजेपी के विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की आम जनता का क्या होगा? सीधा सा जवाब इसका, उसके बाद आपके पास आएंगे संजीव जी। प्रजापति कहां से कहां पहुंच गए? एहसन सर, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे एहसन सिंह, मैं जानता हूं जी। क्या बोले? आपकी बीजेपी की विधायक खुद ही सुरक्षित नहीं प्रदेश में, तो आम जनता का क्या होगा? ये चंचल जी का सवाल था। देखिए चंचल जी, वो कहा जाता है ना, सूप हंसे तो हंसे चलनी हंसे। जिसके पार्टी के मुखिया के पिता कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, जो पिता का नहीं हुआ, जिस पार्टी की मुखिया की पत्नी कहती है कि मैं भैया से बताऊंगी, जिस पार्टी के जो मुखिया उनका चाचा कहता है कि वो भाग गया है, जिस पार्टी के सभी लोगों ने देखा कि 2 खेमे में बट के और हाथापाई दूसरे पे कहने का कार्य की। इनकी सरकार में 700 दंगे हुए, इनके सरकार में सर्वाधिक दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, ये सारा कालखंड इनका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनके पाले हुए गुंडे हैं, उन्हीं पे तो फतिया पड़ने जा रहे हो। गुंडे हैं कहां? पूछिए ना। बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस जैसा कांड किया। ठीक है संजीव जी के प्रवक्ता जवाब दे दें। 2021-22 में विधान परिषद का चुनाव हुआ था। अब धीरेन्द्र जी, वाराणसी से जहां प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं, तथा कथित सबसे बड़े दुनिया के नेता कहे जाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी का उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल थे। डॉक्टर सुदामा पटेल मोदी जी से चिरौंजी करता रहा कि साहब 3 जिले आते हैं, भदोही, चंदौली, बनारस, यहाँ के भाजपा के नेता पदाधिकारी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वाराणसी के पूर्वांचल के जाने माने माफिया की पत्नी को एमएलसी बनाना चाहते हैं। रिजल्ट यही आया कि भाजपा तीसरे स्थान। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी। समय कम है। आप सभी का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में लगातार, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हो रहे हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रदेश की तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता रही हैं। हिंदुत्व को धार कहीं बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं दी जा रही, लेकिन लास्ट मोमेंट पर, एंड मोमेंट पर जब उपचुनाव होगा, उस वक्त क्या विकास हावी रहता है या जातिवाद हावी रहता है, इस उपचुनाव में देखना होगा।